इस टारगेट को उत्तर प्रदेश पुलिस बुलेट और बुलडोजर के साथ मिलकर हिट कर रही है, क्योंकि अपराध सिर्फ लूट, मर्डर और तस्करी नहीं बल्कि अवैध कब्जा और अतिक्रमण भी है। लिहाजा उत्तर प्रदेश पुलिस की डबल टीम इन अपराधियों को क्लीन करने में लगी है। ये रिपोर्ट में दिखाता हूं आपको। प्रदेश में अपराधियों के मन में भय है और पुलिस का मनोबल ऊपर है। यूपी में अपराध पर डबल स्ट्राइक, बुलेट और बुलडोजर का एक्शन। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपराधियों पर दोहरे प्रहार में जुटी है। एक तरफ योगी फोर्स बुलेट ट्रीटमेंट कर रही है, तो दूसरी तरफ बुलडोजर का एक्शन लगातार जारी है, जो अतिक्रमण और कब्जा गैंग को करारा सबक सिखा रही है, क्योंकि अपराध कैसा भी हो उसके खात्मे के लिए बुलेट और बुलडोजर दोनों मजबूत हथियार हैं। सबसे पहले योगी फोर्स के एनकाउंटर टीम का वीकेंड रिपोर्ट देख लीजिए, जो गाजियाबाद, अमरोहा, जालौन और इटावा से आई। गाजियाबाद की लोनी थाना पुलिस ने 30 मई को हुए अपहरण और हत्याकांड में फरार चल रहे 50,000 रुपए के इनामी अपराधी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के कंधे के सहारे लंगड़ा कर चल रहे इस बदमाश का नाम गौरव नागर है, जिसके दोनों पैरों में बुलेट लगी है। पुलिस के मुताबिक मुखबिर की खबर पर चेकपोस्ट लगाया गया था। चेकिंग के दौरान जब गौरव की गाड़ी रोकी गई तो इसने पुलिस टीम पर ही फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने इसे लंगड़ा कर दिया। कार तेजी से बदला चिरोई मार्ग पर आता हुआ दिखाई पड़ा, जिसे रोकने का पुलिस द्वारा इशारा किया गया, किंतु वो रुका नहीं। पुलिस पर जान से मारने की नियत से फायर करता हुआ भागने लगा, जिसमें आत्मरक्षा पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग की गई। अमरोहा में 25,000 के नामी गौ तस्कर विक्की खान से पुलिस की मुठभेड़ हुई। दोनों तरफ से फायरिंग के बाद गौ तस्कर विक्की को पैर में गोली लगी, जबकि एक सिपाही भी गोली लगने से घायल हुआ। वहीं जालौन में भी पुलिस और 25,000 के शातिर इनामी बदमाश की मुठभेड़ हुई। नतीजा वही रहा, हिस्ट्री शीटर अपराधी गोली खाकर लंगड़ा हो गया, अस्पताल के बिस्तर तक पहुंच गया। इलाके में लादीन के नाम से मशहूर इस शातिर अपराधी पर लूट और बाइक चोरी के दर्जनों मामले दर्ज हैं। एक तरफ योगी फोर्स की बुलेट एक्शन में थी, तो दूसरी तरफ बुलडोजर भी फुल स्पीड में था। गोंडा में अवैध कब्जे और अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। इस दौरान करीब 1 दर्जन से ज्यादा अवैध निर्माण को पीले पंजे ने ध्वस्त कर दिया। इससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि इस दौरान कुछ लोगों ने प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई का विरोध भी किया, मगर मौके पर मौजूद पुलिस टीम ने साफ कर दिया कि अवैध कब्जा मिट कर रहेगा। जिसका भी काम न हो वो यहाँ से हट जाए। कई बार पूर्व में इनको नोटिस भी दी जा चुकी है। उन सब के बाद आज हम ये कार्रवाई अमल में ला रहे हैं और रोड के चौड़ीकरण के लिए जो हमको काम करना है, उसके तहत आज ये जो अवैध दुकानें हैं, अवैध जो लोगों ने टीन शेड लगा रखा है, इसको अतिक्रमण हटवाने की आज हम कार्रवाई कर रहे हैं। कब्जा गैंग के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई गाजियाबाद में भी हुई, जहां हिंडन नदी के डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण को जमींदोज किया गया। हालांकि एक्शन से कब्जाधारी टेंशन में दिखाई दिए, लेकिन प्रशासन के मुताबिक डूब इलाके में कोई भी निर्माण नियम के खिलाफ है। यहाँ ऐसी कार्रवाई होती रहेगी। बुलंदशहर विकास प्राधिकरण भी अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन में नजर आया। खुर्जा बाईपास रोड पर डेवलप की जा रही कॉलोनी के प्लॉट पर पीला पंजा चला दिया गया। ये तस्वीरें तस्दीक करती हैं यूपी की योगी सरकार हर तरह के अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, जिसे लागू करने के लिए बुलेट और बुलडोजर दोनों एक्टिव मोड में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अपराध पर डबल अटैक तो आपने देखा, अब बारी है दूसरे टारगेट यानी आतंकवाद की। भारत में एक साथ हमले, टारगेट किलिंग करने, युवाओं को भड़काने और 47 तक शरिया लागू करने के खतरनाक इरादे से यूपी और मध्य प्रदेश में मुन्नी के 2 गुर्गे आईएसआई के इशारे पर काम कर रहे थे। नाम है फराज और नईम। दोनों भोपाल और सहारनपुर में रहकर देश विरोधी प्लानिंग कर रहे थे। गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। अगर
किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कथित प्रयास करें। एक तरफ आतंकी नईम और दूसरी तरफ आतंकी मोहम्मद फराज, दोनों रहते अलग अलग जगहों पर थे। एक यूपी में था तो दूसरा एमपी में, लेकिन दोनों का कनेक्शन एक था और वो था देवबंद का एक मदरसा। जो दो चेहरे आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, ये वो हैं जो सुरक्षा एजेंसीज की गिरफ्त में हैं और यूपी के देवबंद के मदरसे से ताल्लुक रखने वाले ये दोनों मुनीर के गुर्गे हैं। और ये दोनों गुर्गे मिशन 2047 के नाम पर एक बड़ी साजिश रच रहे थे। साजिश देश में स्लीपर सेल खड़ा करने की, साजिश युवाओं को कट्टरपंथ की तरफ मोड़ने की और साजिश लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ माहौल तैयार करने की। इस पूरे खेल का खुलासा हुआ जब भोपाल से एटीएस ने एक बड़ा एक्शन लिया। इसमें मध्य प्रदेश एटीएस ने भोपाल के कांग्रेस नगर इलाके से मोहम्मद फराज नाम के युवक को गिरफ्तार किया। फराज पाकिस्तान में बैठे कथित हैंडलर्स के संपर्क में था और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए एक नेटवर्क खड़ा करने में जुटा था। कोचिंग क्लासेस है, फर्स्ट क्लास से 10th क्लास तक सभी विषय की यहाँ पर उसके घर पे ये कोचिंग का आपको बोर्ड लिखा मिलेगा। यहाँ पर हर मंगलवार 10 बजे से 12 बजे तक कुरान की क्लासेस भी वो अलग से लगाया करता था। जिस तरीके से बोर्ड है, जो कोचिंग है, स्पेशल वो जो पढ़ाई करता था, पढ़ाता था, लोगों को कुरान की शिक्षा देता था, वहीं से पाकिस्तान से जुड़े कागजात मिले हैं। फराज से ही भोपाल एटीएस को सहारनपुर में मौजूद नईम अब्दुल्ला का पता चला, जिसे फिर सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया। नईम अब्दुल्ला देवबंद का निवासी था और दोनों के पास से देवबंद के मदरसों से जुड़े कुछ संपर्कों की जानकारी मिली थी। नईम अब्दुल्ला को सहारनपुर के ननौता इलाके से हिरासत में लिया गया। छापेमारी के दौरान कई मोबाइल फोन और कथित धार्मिक जिहादी साहित्य भी बरामद किया गया। मुनीर के ये दोनों गुर्गे जब पकड़े गए तो एक बहुत बड़ी और गहरी साजिश का खुलासा हुआ और बताया कि कैसे मिशन 2047 को अलग अलग चरणों में बांटा गया था। इसमें पाकिस्तानी हैंडलर्स ने पहले चरण में लोगों में भय पैदा करना और टारगेट किलिंग का टारगेट दिया था। दूसरे चरण में भी लड़कों को हथियार दिलाना शामिल था और फाइनल चरण था जिसमें हैंडलर्स के हुक्म मिलने पर पूरे हिंदुस्तान में एक साथ हमला शरीयत लागू करना था। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक का ये लिंक अब जांच एजेंसियां इस पर काम करते हुए नजर आ रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि नईम अब्दुल्ला आतंकी ट्रेनिंग कैंप में भी जाने वाला था और उसको पश्चिम यूपी के तमाम युवाओं को इस रिक्रूटमेंट सेल पे जोड़ने का टास्क भी दिया गया था, जो आतंकी घटनाओं को अंजाम दे सके। इतना ही नहीं, युवाओं को इकट्ठा कर बड़े स्लीपर सेल तैयार किए जा रहे थे। पूछताछ में सामने आया है कि कई युवकों को पासपोर्ट बनवाने के निर्देश दिए गए थे, जिससे समय आने पर उन्हें विदेश भेजा जा सके, जहां हथियारों और विस्फोटकों की ट्रेनिंग दिए जाने की योजना थी। फराज ने भी अपना पासपोर्ट तैयार कर रखा था। फराज ने खुद कबूला कि वो टेलीग्राम और व्हाट्सएप के जरिए पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बाकी देशों के मुजाहिदों से जुड़ा था। हैंडलर्स ने उसे पाकिस्तानी शहीद खालिद सफुल्ला का नाम दिया और उसी नाम से काम करने को कहा। इंडियन मुजाहिदीन के लड़ाकों की ट्रेनिंग के वीडियो भेजकर उसे मोटिवेट किया जाता था। इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद अब खुफिया एजेंसीज अब डिजिटल डाटा खंगाल रही हैं ताकि इस पूरे नेटवर्क की परतों को खोला जा सके। इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ 2 लोगों का नेटवर्क था या इसके तार देश के दूसरे हिस्सों तक भी फैले हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बंगाल में घुसपैठियों के खिलाफ अभियान और आक्रामक हो चुका है। एक तरफ अवैध घुसपैठियों की पहचान कर उनको होल्डिंग सेंटर भेजा जा रहा है तो दूसरी तरफ भारत बांग्लादेश सीमा पर ड्रोन शील्ड तैनात करने की तैयारी, ताकि टेक्नोलॉजी और एक्शन का ये डबल कॉम्बिनेशन घुसपैठ की नेटवर्क को खत्म कर सके। बंगाल में अब घुसपैठियों पर डबल स्ट्राइक शुरू हो गई है। एक तरफ घुसपैठियों को ढूंढ कर होल्डिंग सेंटर पहुंचाया जा रहा है, दूसरी तरफ बांग्लादेश सीमा को ऐसी डिजिटल दीवार में बदलने की तैयारी है जिसे पार करना आसान नहीं होगा, क्योंकि अब मिशन घुसपैठिया का दूसरा चरण शुरू हो चुका है और इस बार निशाने पर सिर्फ घुसपैठिए नहीं बल्कि घुसपैठ का पूरा नेटवर्क है। घुसपैठ का चक्रव्यूह भेदने के लिए उन चेहरों की पहचान की जा रही है जो वर्षों से फर्जी दस्तावेजों के जरिए हिंदुस्तान में घुसकर बैठे थे। उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है, वापस सीमा पार भेजा जा रहा है। जलपाईगुड़ी का ये होल्डिंग सेंटर
मिशन घुसपैठियों की उसी कार्रवाई का सबसे बड़ा गवाह बन चुका है। ये सिर्फ कुछ लोगों की गिरफ्तारी नहीं, ये उस बड़े अभियान की तस्वीरें हैं जिसका मकसद बंगाल की धरती से अवैध घुसपैठ के पूरे इकोसिस्टम को खत्म करना है। जलपाईगुड़ी के आरटीसी होल्डिंग सेंटर में बस से उतरते इन लोगों की पहचान बांग्लादेशी घुसपैठिए के तौर पर की गई। इन्हें यहां कानूनी प्रक्रिया पूरी होने तक कड़ी निगरानी में रखा जाएगा और फिर वापस बांग्लादेश भेजने की कार्रवाई होगी। इसमें एक कुछ बांग्लादेशी को लाया गया है। अभी इस होल्डिंग सेंटर में उन लोगों है और फाटापुकुर राजगंज में एक होल्डिंग सेंटर है, उस पर भी 26 बांग्लादेशी को लाया गया है। एक तरफ घुसपैठियों पर स्ट्राइक तो दूसरी तरफ घुसपैठ के रास्तों पर ड्रोन की नजर। भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। लगभग 4000 किलोमीटर लंबी सीमा पर अब सिर्फ जवान और तारबंदी ही नहीं बल्कि हाईटेक सर्विलांस सिस्टम भी होंगे। ड्रोन सर्विलांस, रियल टाइम इंटेलिजेंस और कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग सीमा सुरक्षा के नए हथियार से घुसपैठियों पर बड़ी स्ट्राइक की तैयारी है। 4000 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा अब ड्रोन शील्ड की निगरानी में होगी। पश्चिम बंगाल से लेकर असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम तक फैली पूरे बॉर्डर पर ड्रोन का सुरक्षा कवच तैनात किया जा रहा है। घुसपैठ, तस्करी और सीमा पार होने वाली संदिग्ध गतिविधियों पर अब आसमान से नजर रखी जाएगी। यानी 4000 किलोमीटर की सरहद पर चौकसी का नया अध्याय शुरू हो चुका है। मकसद साफ है, अवैध घुसपैठ रोकना है, तस्करी पर लगाम लगानी है और सीमा पार होने वाली संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखनी है। हमने कहा था हर अवैध घुसपैठिए को हम हिंदुस्तान की सीमा के बाहर करेंगे। आपने देखा होगा जिन जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है वहां जाकर देख लीजिए, सभी जितने भी अवैध घुसपैठिए थे उनको खदेड़ा जा रहा है और पश्चिम बंगाल में भी जहां सबसे अधिक अवैध घुसपैठिए थे अब उनको बाहर करने का काम तेजी से प्रारंभ हो चुका है। आपने टेलीविजन के स्क्रीन पर आपने देखा होगा। दरअसल बांग्लादेश सीमा का बड़ा हिस्सा नदियों, घने जंगलों और गांवों के बीच से गुजरता है। यही इलाके सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती रहे हैं। जहां जवान हर वक्त मौजूद नहीं रह सकते, वहां ड्रोन आसमान से 24 घंटे निगरानी करेंगे। संदिग्ध गतिविधि दिखते ही कंट्रोल रूम तक रियल टाइम अलर्ट पहुंचेगा और एक्शन पहले से कहीं ज्यादा तेज होगा। यानी अब सीमा पर सिर्फ तारबंदी नहीं, टेक्नोलॉजी का पहरा होगा। घुसपैठ के रास्तों पर ड्रोन की नजर होगी और सीमा पार की हर हलचल पर सुरक्षा एजेंसियां निगरानी करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बंगाल में शुभेंदु सरकार घुसपैठियों पर डबल स्ट्राइक कर रही है तो ममता बनर्जी की पार्टी अब दोहरी मुश्किल में घिरते दिख रही है। एक तरफ अभिषेक बनर्जी के घर पर हाई प्रोफाइल तलाशी, लगातार कानूनी शिकंजा, तो दूसरी तरफ सड़कों पर टीएमसी नेताओं के खिलाफ जनता का गुस्सा, दोनों खुलकर सामने। तो सवाल है कि क्या बंगाल में टीएमसी के दागियों के खिलाफ कार्रवाई और विरोध दोनों साथ साथ चल रहे हैं? पश्चिम बंगाल में ममता के भतीजे यानी अभिषेक बनर्जी पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। कोलकाता में आधी रात करीब 3 बजे पुलिस की गाड़ियों का काफिला ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के नंबर 2 नेता अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर पहुंचा। सेंट्रल फोर्स के जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया और फिर शुरू हुआ हाई प्रोफाइल तलाशी अभियान। रात 3 बजे कोलकाता पुलिस अभिषेक के घर पहुंची। सुबह 5 बजे डिजास्टर मैनेजमेंट टीम ने ताला तोड़ा। सुबह 6:30 बजे घर की तलाशी हुई। सुबह 7:45 पर करीब 90 मिनट तक कमरों और छतों की तलाशी ली गई। करीब 4 घंटे तक चली इस कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम घर के हर हिस्से में पहुंची। कमरों से लेकर छत तक की तलाशी ली गई। पुलिस अधिकारियों के साथ सेंट्रल फोर्स के जवान पूरे समय तैनात रहे। पुलिस पूरा मकान को घेर लिया है और मकान के चारों तरफ किस तरह से यहाँ पे केंद्रीय आधा सेना को तैनात कर दिया गया है। आप देख पा रहे हैं अभिषेक बंदोपाध्याय का जो मकान है उसके चप्पे चप्पे पर इस तरह से बंगाल पुलिस, हम देख पा रहे हैं कोलकाता पुलिस की जो आर्म्ड फोर्स है वो, और साथ ही साथ यहाँ पे लोकल पुलिस स्टेशन की आला अधिकारी भी बिल्कुल तैनात है, बिल्कुल अलर्ट में है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर अभिषेक बनर्जी के घर पर इतनी बड़ी रेड क्यों हुई? जानकारी के मुताबिक पुलिस अभिषेक बनर्जी के निजी सहायक सुमित रॉय की तलाश में यहां पहुंची थी। सुमित रॉय के खिलाफ सालबोनी थाने में वित्तीय धोखाधड़ी का मामला दर्ज है और पुलिस काफी समय से उसकी तलाश कर रही है।
जांच एजेंसीज के मुताबिक सुमित रॉय का मोबाइल फोन आखिरी बार अभिषेक बनर्जी के कालीघाट आवास पर ट्रेस हुआ था। इसी इनपुट के आधार पर पुलिस ने ये कार्रवाई की। সমস্যা নাই তদন্তকারী সংস্থার সাথে গিয়ে কথা বলুন, তারা সার্চ করে গেছে, উত্তর তারা দেবে। আমি তদন্তকারী সংস্থার প্রতিনিধি ঢুকিয়ে রেখেছি কি না আমার পুরো বাড়ি সার্চ হয়েছে, उत्तर तदंतकारी संस्था प्रतिनिधि जिज्ञेस। लेकिन अभिषेक की मुश्किलें अभी थमी नहीं हैं, क्योंकि अगले 3 दिन उनके लिए बेहद अहम और चुनौतीपूर्ण साबित हो सकते हैं। 14 जून फर्जी दस्तखत मामले में सीआईडी की पूछताछ होनी है। 15 जून प्राइमरी शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी का समन है। 16 जून अमित शाह के खिलाफ भड़काऊ भाषण मामले में सीआईडी के सामने पेशी होनी है। ईडी बहुत पहले से ही जो म्युनिसिपैलिटी एंड कॉर्पोरेशन में जो धांधली हुई है उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो उसमें टीएमसी के लोगों का तो उसमें इन्वॉल्वमेंट रहा है, तो स्वाभाविक है तो जो टीएमसी लीडरशिप का इन्वॉल्वमेंट रहेगा तो उनके वहाँ पे ईडी जाएगी। ईडी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जहाँ जरूरत है वहीं पे ईडी जाएगी। मुश्किल टीएमसी के दूसरे नेताओं की भी कम नहीं है। कई जगहों पर टीएमसी नेताओं पर हमले हो रहे हैं। बंगाल में टीएमसी नेताओं के खिलाफ जनता का गुस्सा सड़कों पर दिख रहा है। हुगली में स्थानीय लोगों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी नेता पर अंडे फेंके तो नेता को हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ी। पश्चिम वर्धमान में कोर्ट से लौट रहे टीएमसी नेता नित्यानंद अधिकारी को भी अंडे मारे गए और नंदीग्राम में शमसुल इस्लाम पर भी लोगों ने अंडे फेंककर विरोध जताया। यानी बंगाल में टीएमसी के गुंडों पर रोज अंडों से हमले जारी हैं और उसका खौफ ऐसा है कि टीएमसी के नेता हेलमेट लगाकर घूम रहे हैं। ताजा तस्वीर टीएमसी नेता पवित्र दास की है, जो अंडों के डर से हेलमेट चढ़ाए नजर आए। यानी टीएमसी के हर दागी नेता का शुभेंदु राज में पक्का इलाज हो रहा है। बंगाल से अयान घोषाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बात बिहार की भी, जहां इन दिनों एक कंगन की खनक घूप सुनाई दे रही। लालू यादव के जन्मदिन समारोह में राबड़ी देवी ने भोजपुरी गायक को कंगन दिया, जिस पर सियासत गर्मा गई। जेडीयू इसकी जांच की मांग कर रही है, जबकि आरजेडी इसे नकली कंगन बता रही है। सवाल ही कि भाई कंगन असली था या नकली, और इस पर इतने हंगामा क्यों है? एक कंगन पर बिहार की सियासत का पारा गर्म है। जिस कंगन को देखकर भोजपुरी गायक छोटू छलिया फूले नहीं समा रहे थे, अब उसी कंगन पर सियासी पखेड़ा शुरू हो गया है। दरअसल 11 जून को लालू यादव के जन्मदिन पर 10 सर्कुलर रोड पर जश्न हुआ था। गाने बजाने का बड़ा कार्यक्रम था। इस दौरान गायक छोटू छलिया की परफॉर्मेंस से राबड़ी देवी काफी खुश हुई और अपना कंगन उतारकर छोटू छलिया को दे दिया। इसके बाद छोटू छलिया ने भी पूरे गर्व से बताया कि उन्हें हीरा जड़ा कंगन मिला है। बस यहीं पे राजनीति का राज शुरू हो गया। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने सवाल दाग दिया कि अगर कंगन हीरे का है तो खरीदा कब गया, किस पैसे से खरीदा गया और इसका बिल कहां है। सवाल उठे तो आरजेडी ने इसे हीरे का नहीं नकली कंगन बता दिया। हीरा का कंगन आया कहां से, इसका स्रोत क्या है, इसका रसीद कहां है, इसकी बाजार कीमत क्या है, जो विभिन्न साक्ष्य उपलब्ध हैं उसके आधार पर आर्थिक अपराध इकाई पूरे मामले की गंभीरता से जांच करे। लोग खुद बताइए कि हर एक पीला चमकने वाला धातु सोना होता है क्या? उसी तरह से कोई भी चमकने वाला स्टोन हीरा होता है क्या? और हम आज 30-32 वर्षों से उस परिवार से जुड़े हुए हैं। अच्छी तरह हम जानते हैं कि मैडम राबड़ी देवी जी कभी भी डायमंड का कोई भी ज्वेलरी नहीं पहनती हैं। इस बीच जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने ईओयू को लेटर लिखा और कंगन के जांच की मांग की है। सवाल ये है कि अगर कंगन नकली था तो फिर छोटू छलिया को हीरे वाला बताने की जरूरत क्या थी, या जब विवाद बढ़ा तो आरजेडी ने नकली वाला दांव क्यों खेल दिया। यदि कंगन की कीमत उसके टैक्स के अनुपालन को लेकर के जब सवाल उठ रहे हैं तो संबंधित एजेंसियों को इसकी जांच कर सच्चाई आवाम के सामने
उन्हें रखना चाहिए। लेकिन किसी को गिफ्ट मिलता है तो वो उसके लिए हीरा सामान है, तो उस पर भी आप राजनीति कर रहे हैं। कोई किसी को गिफ्ट दे सकता है, कुछ भी गिफ्ट दे सकता है, तो उस पर भी आपको इतना पेट में दर्द हो रहा है। क्या किसी कलाकार को सम्मान नहीं करना चाहिए? जब राजद के पूरे परिवार के ऊपर लगातार आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगता रहा, बताना उनका नैतिक दायित्व बनता है कि यह महंगा उपहार जो कंगन है उन्होंने कहां से प्राप्त की। अब एक नया विवाद ला दिया गया कंगन में। इन चीजों की कोई अहमियत नहीं है। जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर आखिर सत्ता पक्ष के लोग मौन क्यों साध लेते हैं? कंगन का सच क्या है ये तो राबड़ी देवी ही बेहतर बता सकती है, लेकिन इतना तय है कि एक कंगन ने बिहार की राजनीति में ऐसी खनक पैदा कर दी है जिसकी गूंज अभी कुछ दिन तो शांत नहीं होने वाली है। नीरज कुमार ने एक सवाल उठाया है और एक लेटर आर्थिक अपराध इकाई, प्रवर्तन निदेशालय और इनकम टैक्स को भेजा है, जिसमें उन्होंने इसकी जांच की मांग उठाई है। कैमरामैन शहनवाज के साथ प्रशांत झा, जी मीडिया, पटना। अगली खबर दिल्ली के 33 श्यामनाथ मार्ग की। दिल्ली का वो सरकारी बंगला जिसको लेकर दशकों से राजनीतिक बदकिस्मती की कहानियां सुनाई जाती रही, अब इस चर्चित बंगले की किस्मत बदलने वाली है, क्योंकि सरकार इसे गिरा करके नया स्वरूप देने की तैयारी में। लेकिन ये एड्रेस शापित क्यों कहा गया और क्या अब ये शाप खत्म होने जा रहा है, इसकी रहस्यमय पहचान क्या है, ये सब आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। तैंतीस श्यामनाथ मार्ग, दिल्ली के सिविल लाइन इलाके का वो पता जिसके साथ सत्ता, सियासत और रहस्य तीनों जुड़े हुए। करीब 100 साल पुराना ये विशाल बंगला 5500 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ। इसमें 4 आलीशान बेडरूम, कई ड्राइंग रूम, कॉन्फ्रेंस स्पेस, बड़ा लॉन और स्टाफ क्वार्टर सब कुछ था। लेकिन इस बंगले का इतिहास इसे शापित बनाता है। कहते हैं जिसने भी इस बंगले को अपना आशियाना बनाया उसका करियर तबाह हो गया। साल 1952 दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री चौधरी ब्रह्म प्रकाश इस बंगले में रहने पहुंचे, लेकिन महज 3 साल बाद ही उनका कार्यकाल विवादों के बीच समय से पहले खत्म हो गया। इसके बाद 1993 में मुख्यमंत्री बने मदन लाल खुराना को भी यही आवाज मिला, लेकिन 1996 में हवाला कांड से जुड़े आरोपों के बाद उन्हें भी पद छोड़ना पड़ा। मदन लाल खुराना के बाद साहिब सिंह वर्मा ने इस बंगले को कैंप ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल किया, लेकिन वो भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। साल 2003 में दिल्ली सरकार के मंत्री दीप चंद बंधु यहाँ रहने आए, लेकिन मेनिंजाइटिस की चपेट में आने से उनका निधन हो गया और धीरे धीरे यह बंगला दिल्ली की राजनीति में मनहूस बंगले के नाम से मशहूर हो गया। यही वजह रही कि कई नेताओं ने यहाँ रहने से परहेज किया और अब इस शापित बंगले पर बुलडोजर चलने वाला है। कई समय से ये जो बंगला है चर्चाओं में, और ऐसा बताया जा रहा है कि इसे गिराया जा सकता है डिसीजन फाइनल होते ही, क्योंकि इस बंगले को शापित माना जाता है। कई साल पुराना ये बंगला, इस पर ऐसी चर्चाएं हैं कि जो भी नेता, जो भी लीडर इस बंगले में रहता है वो कभी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता। दरअसल दिल्ली सरकार इस पुराने बंगले पर बुलडोजर चलाकर इसे नया स्वरूप देना चाहती है। फिलहाल इस परिसर में डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन ऑफ दिल्ली यानी DDCD का दफ्तर चल रहा है, लेकिन चर्चा है कि आने वाले समय में इस परिसर को खाली कराया जा सकता है। 1 सदी पुराना इतिहास, सियासत से जुड़े अनगिनत किस्से और शापित होने की चर्चाओं से घिरा दिल्ली का सबसे चर्चित बंगला अब शायद अपने आखिरी दिनों में है। सवाल ये है कि क्या 33 श्यामनाथ मार्ग की पहचान बदल जाएगी और इस बंगले पर लगा शापित का टैग हट जाएगा? पुरानी प्रॉपर्टीज जो पड़ी हैं, खंडर भी हो रही हैं कुछ प्रॉपर्टीज, तो उन सबको गिराकर एक नया ऐसी प्रॉपर्टी बनाई जाए जो इस्तेमाल में आ सके, और वहाँ पर अगर किसी को आवास अलॉट करना है तो वो किया जा सके। बहुत जल्द मालूम पड़ता है कि ऐसा कोई डिसीजन ले लिया जाएगा। सबकी नजरें अभी इसी पे टिकी हुई हैं, क्योंकि साफ तौर पे जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, पर ये वाला जो बंगला है एक ऐतिहासिक बंगला है। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ तान्या चुग, जी मीडिया, दिल्ली। अब बात हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत की, जिसने चीन, पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों को सख्ते में डाल दिया। दरअसल DRDO ने अंतरिक्ष और आसमान में ऐसा चक्रव्यूह रचा कि दुश्मन की मिसाइलें हवा में राख हो जाएं। भारत ने ऐसी 2 खतरनाक इंटरसेप्टर मिसाइलों का परीक्षण किया जिनकी रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा है। 10 और 11 जून की वो तारीखें
जब भारत के वैज्ञानिकों ने आसमान का सीना चीरते हुए इतिहास लिख दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जैसे ही इन परीक्षणों की तस्वीरें जारी की, बीजिंग से लेकर रावलपिंडी के सैन्य मुख्यालय में सन्नाटा पसर गया। डीआरडीओ ने एक नहीं दो नहीं बल्कि लगातार 3 सफल फ्लाइट टेस्ट किए। ये ऐसी मिसाइल होती है जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक पहुंच सकती है। आमतौर पर 5000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार कर सकती है। इसके अलावा ये परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम होती है। इंडिया, मेरे ख्याल वी शुड बी वेरी प्राउड ऑफ डीआरडीओ के डीआरडीओ जिस तरीके से हमारे लिए एंटी शिप और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स का जो एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप करता चला जा रहा है, और अब तो हम ये देख रहे हैं कि 2000 से 5000 किलोमीटर से दूर वाली भी जो IRBMs की जो कैटेगरी है उसके अगेंस्ट भी हमारी एयर डिफेंस कैपेबिलिटी बढ़ती जा रही है। मेरे ख्याल रिसेंटली अगर देखा जाए जिस ट्रेंड को, इंडिया इज़ हेडिंग फॉर, मेरे ख्याल क्या पैट्रियट, क्या थार्ड, क्या आयरन डोम, हमारा अपना भारतीय डोम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता जाता है। आसमान ही नहीं, समंदर में भी भारत ने अपनी संप्रभुता पर मोहर लगा दी। इन परीक्षणों के साथ नेवल एंटीशिप मिसाइल मीडियम रेंज का भी सफल टेस्ट किया गया, जो मध्यम दूरी पर दुश्मन के नौसैनिक ठिकानों और जंगी जहाजों को पल भर में समंदर की गहराइयों में दफ्न कर सकती है। इस ऐतिहासिक कामयाबी के साथ ही भारत दुनिया के उस सुपर एक्सक्लूसिव और एलीट क्लब में शामिल हो गया है जिसके पास ऑपरेशनल लेवल की बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस क्षमता है। भारत से पहले यह तकनीक सिर्फ दुनिया के 4 देशों के पास थी, अमेरिका, रूस, इजराइल और चीन, और आज भारत इस क्लब का 5वां और सबसे मजबूत स्तंभ बनकर उभरा है। साथियों, आज हम देश भर में डिफेंस इकोसिस्टम के व्यापक परिवर्तन को देख रहे हैं। डीआरडीओ लैबोरेटरीज, डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, प्राइवेट इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स, MSMEs और एकेडमिया पहले से कहीं अधिक इंटीग्रेटेड होकर कार्य कर रही हैं। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों और हमारे वीर जवानों की इस त्रिशक्ति ने चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों की रातों की नींद उड़ा दी है। हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत से पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है। मुनीर और शहबाज का डर का स्तर भी ऐसा है जो मुल्क भीख मांग कर गुजारा करता है, लोगों को खाना नहीं दे पा रहा। वो अपने डिफेंस बजट पर अंधाधुंध खर्च करने का ऐलान कर रहा है। पाकिस्तान की संसद ने इस बार डिफेंस बजट को लेकर जो ऐलान किया वो चौंकाने वाला है, क्योंकि शहबाज शरीफ के मंत्री के आंकड़े पाकिस्तान के हालातों से मेल नहीं खा रहे हैं। पाकिस्तान का क्या हाल है ये बताने के लिए पाकिस्तानियों की जुबान ही काफी है। गरीबी, गुर्बत, भूखमरी, प्यास, बीमारी, न जाने किस किस का बोझ लेकर घूम रहे हैं पाकिस्तानी। लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान आवाम को अरबों करोड़ों का हिसाब देकर बेवकूफ बना रहे हैं, और ऑपरेशन सिंदूर में हार से बौखलाया पाकिस्तान सब छोड़ छाड़ कर सिर्फ रक्षा बजट पर कर्ज का पैसा लुटा रहा है। फील्ड मार्शल मुनीर की सेना के लिए रक्षा बजट में 17.5% की भारी भरकम बढ़ोतरी की गई है। 18.8 लाख करोड़ के बजट में 3 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए सिर्फ रक्षा बजट के लिए देने का ऐलान हुआ है। यही नहीं, इस बजट की सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि इसका आधे के करीब हिस्सा यानी 8.05 लाख करोड़ रुपए सिर्फ पुराने कर्ज और उसका ब्याज चुकाने में चला जाएगा। मुनीर एंड ब्रिगेड की ये कारस्तानी भले ही आम आवाम को समझ ना आए, लेकिन पढ़े लिखे पाकिस्तानियों ने मुनीर की लानत मलानत शुरू कर दी है। आतंक और दहशतगर्दी को पालने वाले पाकिस्तान के लिए डिफेंस बजट को बढ़ाना बड़ी मजबूरी थी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को चीन से मिले कबाड़ मिट्टी में मिल गए। ईरान से जंग में अमेरिका के तलवे चाटते चाटते मुनीर की जीभ और जेब दोनों घिस चुकी हैं, और अब मुनीर कर्जे का पैसा लुटाने और लूटने का प्लान तैयार कर चुका है। गरीबी और महंगाई की मौत मर रही पाकिस्तान की आवाम को अपने हुक्मरानों से कोई उम्मीद नहीं है। एक तरफ उधार के पैसों से शहबाज शरीफ विदेशी दौरों पर जहाज का तेल फूंक कर और भीख मांगने जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान का गरीब तबका टैक्स और भुखमरी की चक्की में पिस रहा है। आवाम को समझ ही नहीं आ रहा कि वो सरकार को पैसा तो चुका रहे हैं, लेकिन वो पैसा जा कहाँ रहा है, तो उसका क्या जवाब है वो भी सुनिए। पाकिस्तान के पास जो फॉरेन रिजर्व बचे हैं वो उधार के हैं, यानी पाकिस्तान उधार लेकर उधार चुका रहा है, और IMF साहूकार बनकर पाकिस्तान से ब्याज पर ब्याज वसूल रहा है।
ऐसे में अर्थव्यवस्था के आईसीयू में फंसे पाकिस्तान से अगर आईएमएफ ने हाथ हटाया तो पाकिस्तान की बर्बादी तय है। कुल मिलाकर शहबाज और मुनीर ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है। आवाम को कफन खरीदने के लिए भी रुपया मैसर नहीं है और हुक्मरान मलाई खा रहे हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान गरीबी और गुर्बत के उस दलदल में धंस चुका है जहां इस मुल्क की सांसें कभी भी टूट सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दुनिया इस वक्त 3 युद्ध से परेशान है। एक रूस यूक्रेन, दूसरा पाकिस्तान अफगानिस्तान और तीसरा सबसे ज्यादा परेशान करने वाला अमेरिका ईरान का युद्ध। इस युद्ध की वजह से पश्चिमी एशिया लंबे समय से उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है। ईरान, लेबनान, सीरिया समेत क्षेत्र के कई इलाकों में सैन्य संघर्ष चल रहा है। इन सब के बीच एक और जंग छिड़ने वाली। यह युद्ध तुर्की और इजराइल के बीच हो सकता है, लेकिन क्यों हो सकता है, समीकरणें क्या बन रही हैं, इंपैक्ट क्या होगा, रिपोर्ट में दिखाता हूं। मिडिल ईस्ट में उथल पुथल के बीच एक और युद्ध की आहट नेतन्याहू एर्दोगन में ठन गई। मिडिल ईस्ट में जो युद्ध की चिंगारी भड़की वो ईरान और इजराइल तक ही सीमित नहीं है। ये चिंगारी कई मुल्कों को अपने आगोश में ले चुकी है। मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। कई देश एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए हैं। दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर की दहलीज पर खड़ी है। इन सब के बीच एक और लड़ाई छिड़ने की बहुत हद तक संभावना है। इसके पीछे की वजह है तुर्की की सेना का मजबूत होना। अगला युद्ध तुर्की और इजराइल के बीच दिख सकता है। एक्सपर्ट का दावा है कि तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन की सेना को आधुनिक बनाने की कोशिश के पीछे इजराइल के खिलाफ खुद को मजबूत करना है। यरूशलेम पोस्ट में दावा किया गया कि एर्दोगन की सरकार ऐसे कदम उठा रही है जिनसे पता चलता है कि वो संभावित युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। आधिकारिक तौर पर तुर्की ने इजराइल को दुश्मन देश घोषित नहीं किया, लेकिन तुर्की को इजराइल से आंतरिक खतरा है। तुर्की मिसाइल, ड्रोन और सेना को लगातार मजबूत कर रहा है। तुर्की के अधिकारियों की इजराइल विरोधी बयानबाजी भी सामने आ चुकी है। एर्दोगन के सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक नियम मई 2024 में लागू हुआ। इस नियम ने युद्ध की स्थिति में संसाधनों, निजी कंपनियों, परिवहन साधनों और विशेष कौशल वाले नागरिकों को जुटाने के सरकार के अधिकार को बढ़ाया है। ये नियम तुर्की को युद्ध की औपचारिक घोषणा के बिना तेजी से आपातकालीन स्थिति में आने की अनुमति देता है। तुर्की अगर इजराइल से टकराव की ओर जाता है तो सैन्य संघर्ष की सबसे संभावित जगह सीरिया होगी। सीरिया में तुर्की और इजरायली सेना एक दूसरे के क्षेत्रों के आसपास काम करती हैं। उनके हित आपस में टकराते हैं। ये टकराव सैन्य संघर्ष में भी बदल सकता है। बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी वाला तुर्की ऑटोमन एम्पायर का केंद्र रहा है और अरब देशों के साथ इसके करीबी राजनीतिक और व्यापारिक रिश्तों के कारण इसे मिडिल ईस्ट का एक प्रमुख खिलाड़ी माना जाता है। इतना ही नहीं, तुर्की नेटो का भी सदस्य है। दरअसल इन दोनों देशों के बीच दुश्मनी का सबसे अहम कारण है फिलिस्तीन और गजा का मुद्दा। एर्दोगन मुस्लिम दुनिया का मसीहा बनना चाहते हैं। हमास को तुर्की का समर्थन है। दूसरी तरफ हमास इजराइल का दुश्मन है। एर्दोगन दोबारा ऑटोमन साम्राज्य का सपना देखते हैं। तुर्की और इजराइल की दुश्मनी वैचारिक और रणनीतिक है। जब तक तुर्की में एर्दोगन की सरकार है और फिलिस्तीन का मुद्दा नहीं सुलझता, तब तक इन दोनों देशों के बीच दोस्ती की गुंजाइश न के बराबर है। फिलहाल जिस तरह के हालात हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में दोनों एक दूसरे के आमने सामने हों।